नमस्ते साथियों। गांव सरकार की 111वीं कड़ी में मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। आज 2023 का पहला दिन है और इसलिए इस आज के कार्यक्रम की शुरुआत में नव वर्ष की शुभकामना देते हुए पूरे अपने भारत परिषद, नैतिक पार्टी, राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के जितने प्रधान हैं और उसके साथ साथ ही सभी अपने दोस्तों, मित्रों और देशवासियों को इस नव वर्ष की शुभकामना देते हुए आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। हमेशा लगता है कि एक साल जो बीत गया तो जो घटनाक्रम उसका रहता ही है, लेकिन हमेशा आदमी आशा करता है कि अगला साल बेहतर होगा। लेकिन अगला साल बेहतर तो होता ही है, लेकिन उसके साथ अगले साल में नई नई चुनौतियाँ आती हैं। इस साल हम लोग के सामने फिर बहुत सारी नई चुनौतियाँ आएंगी, तो इसलिए उन सारे नई चुनौतियों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के हमारे जितने भी प्रधान हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं और जो हम लोगों के साथ कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं एक विशेष मेरी शुभकामना यह है कि उनका इस बार उनके लिए जो हम लोग गाँव सरकार का अधिकार, अधिक से अधिक अधिकार को जो दिलाने की हम कोशिश कर रहे हैं, हम लोग गांव सरकार के माध्यम से कर रहे हैं। अगर गांव सरकार बनती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी बनती है तो गांव सरकार अपने इस अभियान के माध्यम से और संगठन के माध्यम से उनको अधिक से अधिक अधिकार कैसे प्राप्त हो, ताकि वो अपने गांव का सर्वोन्मुखी विकास कर सकें, हर तरह से विकास कर सकें। और जिन गाँव ग्रामीणों ने उनको चुना है उन लोगों को एक तरह से उनके बीच वो लोकप्रिय हो सकें। काम करेंगे तो लोकप्रिय होंगे और गाँव का विकास होगा और लोकप्रिय भी होंगे। तो ये हम लोग की इस साल कोशिश रहेगी। तो एक बार पुनः सभी हमारे ग्राम प्रधान भाइयों को मेरी शुभकामना और राष्ट्रीय पंचायती राज प्रधान ग्राम संगठन के सभी पदाधिकारियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामना। तो आज हम जिस गांव की बात करेंगे वो ये गांव का जो हम लोग ये गांव सरकार की बात कर रहे हैं उसका अपने आप एक नमूना है और ये करके दिखाया है। जो ये बात साबित हो गई कि गांव सरकार जो हम लोग कह रहे हैं वो ये लोगों की आंतरिक चाह है, आंतरिक ये भूख है। एक समझ लीजिए कि हमारी अपनी गांव के लोगों की सरकार हो और वो गांव के इस भूख को उन्होंने गांव के लोगों ने करके दिखा दिया है और हासिल कर लिया है और एक सफलता की कहानी बना दिया है कि गांव अपने से व्यवस्था कैसे चला सकते हैं। तो ये इस भ्रम को तोड़ दिया है कि गांव के लोग अपनी व्यवस्था खुद नहीं चला सकते। ये सबसे बड़ा उदाहरण है आज जिस गांव की हम चर्चा करें। यह गांव है मेढ़ा लेखा और ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के इस गांव में अगर आप प्रवेश करिएगा तो आपको वहाँ एक बोर्ड मिला है, गांव पे लगा हुआ। और उस बोर्ड में क्या लिखा, ऊपर में उस बोर्ड में क्या लिखा है कि दिल्ली और बम्बई में, दिल्ली और मुंबई में हमारी सरकार और गांव में गांव की सरकार। ये बात उन्होंने लिखी है कि गांव में गांव की सरकार, यानी कि ये अपने आप में देखिए कितनी बड़ी बात है कि गांव के लोगों ने कहा कि दिल्ली बम्बई में तो हमारी सरकार तो है ही है, उसमें हमें बल्कि ये है पूरा नारा, मैं पढ़ के बता दूं आपको। दिल्ली बम्बई में हमारी सरकार और हमारे गांव में हम ही सरकार। हमारी सरकार नहीं, हम ही सरकार, मतलब जो लोग गांव में रह रहे हैं वही सरकार है, पूरा गांव सरकार है। और यही हम लोग कहते हैं गांव सरकार का मतलब है कि जिस दिन गांव सरकार स्थापित हो जाएगा पूरा हर व्यक्ति उस व्यवस्था को चलाने में भागीदार हो जाएगा। इसीलिए पूरे गांव के एक एक व्यक्ति की सरकार हो जाएगी। यही गांव सरकार की अवधारणा हम लोग भी देते हैं। तो देखिए वो खुद कह रहे हैं कि हमारे गांव में हम ही सरकार, माने एक एक व्यक्ति वहाँ का सरकार है। और यही गांव सरकार की, यही संविधान की भी अवधारणा है, क्योंकि और इसी तरह संविधान चाहता भी है कि हर गांव के आदमी अपने को सरकार समझे और अपनी व्यवस्था को खुद चलाए। अब ये व्यवस्था कैसे, जो उन्होंने देखिए गांव जो पंचायती राज व्यवस्था वहाँ भी लागू है। पंचायती राज व्यवस्था में उन्होंने जो गांव सभा है, उन्होंने गांव सभा नहीं रखा, उन्होंने क्या रखा कि गांव समाज सभा अपना बना रखा है।
अब जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे पंचायती राज व्यवस्था चलती है, कि उसमें गांव सभा है, पंचायत सदस्य हैं, गाँव, और फिर वो ग्राम प्रधान है, ये सब है। लेकिन उनकी जो गांव समाज सभा है उसकी व्यवस्था मैं आपको बताऊं कि वो कैसे चलाते हैं। और एक तो वो जो गांव समाज सभा है उसमें ये नियम है कि सभी जितने भी सदस्य हैं वो उस सबके राय से कोई भी निर्णय होगा, सबके निर्णय से राय होगा। ये बहुमत वाला निर्णय की व्यवस्था नहीं है। आज हमारा जो लोकतंत्र है भारत का, क्या दुनिया भर में जो लोकतंत्र प्रचलित है, उस लोकतंत्र में ये व्यवस्था है कि बहुमत से निर्णय लिए जाएंगे। मतलब 51 आदमी एक तरफ है, 49 आदमी एक तरफ है, तो जो 51 आदमी जो कहेंगे वही निर्णय होगा। तो इसका दुष्परिणाम ये होता है कि 49 लोग उस निर्णय से सहमत नहीं है, फिर भी वो निर्णय लागू हो जाता है। तो इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये बड़ा भाग दोष है कि 49 लोग सहमत नहीं है और इसलिए वो व्यवस्था लागू कर दी जाती है। फिर वो 49 लोग हमेशा उस व्यवस्था को नहीं स्वीकार करते हैं या स्वीकार करते हैं, बेमन स्वीकार करते हैं, और जब भी कभी मौका मिलता है तो उस व्यवस्था को तोड़ने में वो सहभागी हो जाते हैं। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को के विपरीत भारत में एक गांव के लोगों ने एक ऐसी व्यवस्था लागू कर दी है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा मॉडल है। और ये भारत का एक प्राचीन मॉडल है, कोई उन्होंने अपने मन से ये नई मॉडल बना दिया है, प्राचीन मॉडल, कि पूरे गांव के लोग जब सहमत होंगे तो उनके सहमति के बाद ही वह निर्णय गांव में लागू किया जाएगा। एक तो ये व्यवस्था है। अब उन्होंने एक प्रतिपक्ष का भी व्यवस्था बनाए रखी है ताकि बहस हो, कोई ऐसा हो कि गांव में कोई मामला हो तो उस पर बहस मुसरा हो, तो उन्होंने अपने गांव के ही एक व्यक्ति को एक नेता विरोधी कहिए या नेता विपक्षी बना रखा है, एक व्यक्ति को। तो उसको ये दायित्व दिया गया है कि कोई भी प्रस्ताव अगर गांव में आवे, गांव समाज सभा में रखा जाए, तो उस प्रस्ताव पे वो विरोध करेगा। और विरोध कराने का उन्होंने क्या वो दृष्टिकोण है कि जब वो व्यक्ति विरोध करेगा तो उसमें बहस होगी। अगर वो पूरी तैयारी के साथ वो व्यक्ति आता है और पूरे इनके जो प्रस्ताव हैं उसमें 10 खामियां निकालता है कि अपने से समझ के, लोगों से पूछ के कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, और उन कमियों को देख कर जब बहस होता है तब गांव के लोग सहमत होते हैं। देखिए, विपक्ष की व्यवस्था भी कितनी सुंदर व्यवस्था उन्होंने बना रखी है कि ऐसा नहीं है कि विपक्ष को उन्होंने मौका नहीं दिया। विपक्ष का दृष्टिकोण इसलिए रखा गया है कि ताकि कोई भी प्रस्ताव आवे तो उसमें अगर कोई कमी हो, अगर वो व्यवहारिक नहीं है या लागू करने से कुछ नुकसान होगा, तो ये सारे बातें उनके सामने आ जाए ताकि उनके निर्णय में कोई कमी ना हो। अब ये अपने आप में देखिए, भारत का एक गांव ने डेमोक्रेसी का ये नमूना पेश किया है, वो तो अपने आप में ये नमूना देखिए कि कितना सुंदर और कितना व्यवस्था है। और ये अगर इस तरह के नमूना हो तो आधे संघर्ष तो क्या 90% संघर्ष तो अपने आप सब समाप्त हो जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो व्यवस्था है डेमोक्रेसी से, जो कहने को तो डेमोक्रेसी है, लेकिन इसमें अगर वो संघर्ष खत्म नहीं होता है, वो संघर्ष चलता रहता है। तो एक व्यवस्था उन्होंने ये बनाई। अब इस व्यवस्था से अपने गांव में उन लोगों ने क्या किया, ये आपको जान लीजिए कि कितनी बड़ी अपना व्यवस्था खुद चला के उन्होंने क्या हासिल किया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब ये गांव जो है, ये जहाँ स्थित है वो चारों तरफ वन है और इनमें बहुत सारे इनका जो जीवन यापन पहले से आदिकाल से ही वो गौड़ जात के जनजात के लोग हैं, तो वनों पर निर्भर होता था। और वनों का मतलब यह है कि जो वन में उपज होते हैं, जो वन उपज, और वन में आप जाते हैं कि जड़ी बूटी और पत्तियां और तमाम वन के जो उपज है, पेड़ नहीं, पेड़ तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन इन पेड़ों से जो चीज़ें उपजती हैं जिसको कि वन उपज कहते हैं, तो वन उपज से उनका जीवन चलता रहता था। वो जो गिरी हुई लकड़ियाँ वो लेके आते थे और वहाँ पत्तियाँ वत्तियाँ और जो भी उनका था तो वो जाते थे, उस पर वनों में जाते थे, पर वनों में जाने से रोक टोक नहीं था और बड़ी अपने ज़रूरत की चीज़ें वो सब वन पर निर्भर होते थे और खेती भी करते थे, लेकिन वन पर भी उनका जीवन निर्भर था। जब देश आज़ाद हुआ तो ये वन अधिनियम में बहुत सारे संशोधन हुए और सारे वन को ये कह दिया गया कि वन जो है
वो वन विभाग की प्रॉपर्टी है और कि सबकी किसी को प्रवेश वहाँ नहीं रहेगा। और लोगों को उन्होंने सारे वनों में, ऐसी वही कुछ खास वन में नहीं, वहीं सारे वनों में उन्होंने प्रवेश वंचित कर दिया। लोग आना जाना वनों से बंद हो गए। अब जब बंद हो गए तो वो जो वन उपज है उसके लिए भी उन्होंने रोक टोक लगाया। अब रोक टोक के आगे मतलब अगर वन उपज का इस्तेमाल कुछ लोगों को अगर करना भी है तो उनके लिए उन्होंने नियम बना रखा था कि ये आप इसमें ये इतना लीजिए वो लीजिए। और वो वन उपज का भी इस्तेमाल करने के लिए एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। और वन विभाग के अधिकारी वन में जाते थे तो मुर्गा लेते थे, शराब लेते थे, रुपया लेते थे, पैसे लेते थे। वो जो वन में उपज इकट्ठा करके लाते थे उसको भी बेचते थे और इकट्ठा करते थे। तो उसके लिए भी सारे वन के अधिकारी पूरा का पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त रहते थे और इनसे बिना पैसे के लिए इनको वन में जाने देते थे और वन में कोई चीज़ अगर है तो उसको देने नहीं देते थे। उस पर वहाँ के लोगों ने, गांव के लोगों ने एक बड़ा जन आंदोलन शुरू किया। और उनका ये आंदोलन था कि ये वन का जो उपज है वो हमारा है और हम लोग को बेरोक उस पर जाना चाहिए और उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जो महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ उसमें वन में जो इनके गांव के इर्द गिर्द वन है उसमें दो तरह के पेड़ बहुत थे। एक तो सागौन का वन था और दूसरा बांस का। अब बांस जो है उनके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था और उनके उद्योग धंधे में वो बहुत उपयोग करते थे। और वनों को बांस को जब जो जरूरत होती थी वो जाते थे और बांस काट के लाते थे, अपना उद्योग धंधे में चलाते थे। ये आदिकाल चला था। लेकिन जब सरकार भारत देश हुआ तो अब वो एक तरह से गांव उनका गुलाम बन गया। फिर अधिकारी जो कहेंगे वही बांस को काटेंगे, घूस देंगे तो वो बांस को काटने देते थे। जो भी अधिकारी जैसा आदेश देंगे तो एक तरह से अंग्रेजों के ज़माने में गुलाम नहीं थे, जब देश आज़ाद हुआ तो वो गुलाम हो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भारत में जो गांव पंचायतें जो पहले थी वो गुलाम नहीं थे, गांव के लोग गुलाम नहीं थे। देश गुलाम था लेकिन गांव के लोग गुलाम उतना नहीं थे, सीमित गुलाम थे और कहीं तो बिल्कुल नहीं गुलाम थे। और आदिवासी जनजाति के लोग तो कहीं, बहुत सारे जनजाति के लोग बिल्कुल गुलाम नहीं थे, वो अपना स्वतंत्रता चलाते। लेकिन जब देश में आज़ाद हुआ तो बहुत सारे क्षेत्रों में ये लोग गुलाम हो गए, अधिकारियों के और नेताओं के और अधिकारियों के गुलाम बन गए। वही हाल हुआ इन लोगों कि इनको उन अधिकारियों के गुलाम बना दिया कि नहीं, जब जो अधिकारी निर्देश देगा तभी आपको ये सब अनुमति मिलेगी। एक तरह से गुलाम बने। उस गुलामी को तोड़ने के लिए गांव वालों ने लगातार संघर्ष किया और अहिंसक किया। और उस समय उनके जो नेता बने गांव में वो थे हमारे कोई जगह कभी नहीं गई। ये उनके जो नेता थे, सत्याग्रह उन्होंने जो शुरू किया था, उनके मोहन हीरा भाई। तो मोहन हीरा भाई ने उसके पूरे को आंदोलन को शुरू किया और उनका ये कहना था कि जो बांस है, बांस हम लोगों के जीवन के छोटे छोटे उद्योगों से इतना गहराई से जुड़ा हुआ है कि इसी से हम लोग का जीवन विकास कर रहा था। तो बांस जो है ये लकड़ी की श्रेणी में नहीं आता और लकड़ी की श्रेणी में नहीं है बल्कि ये घास फूस की श्रेणी में। तो ये वन उपज है, लकड़ी नहीं है। पेड़ तो है वन, लेकिन ये वन उपज के घास है, बांस घास है, तो ये घास की श्रेणी में आएगा। तो इसका मतलब ये वन उपज है। और वन उपज करने के लिए जो वनवासियों को अधिकार मिला हुआ है, ये अलग बात है कि वो अधिकारियों को जो अधिकार मिला हुआ है उस पर इनका नियंत्रण है कि आपको परमिट मिलती है कि आप परमिट लेके आप जा सकते हैं। तो ये वन उपज का जो परमिट लेके आपने व्यवस्था बना रखी है, तो एक तो आपने वन उपज मानते नहीं तो बांस काट नहीं सकते। तो उन्होंने कहा पहले वन का जो बांस है उसको वन उपज मानिए। तो पहली लड़ाई तो ये हुई। और दूसरी लड़ाई ये थी कि आप जो परमिट देते हैं और उस परमिट के हिसाब से उनको काटना है, तो उसकी लड़ाई दो तरह से। दूसरी लड़ाई थी परमिट की, तो बात करेंगे, पहले तो इसको वन उपज। तो इन लोगों ने निरंतर आंदोलन करते हुए अंत में सरकार को झुकना पड़ा और बांस को उन्होंने कहा कि ये वन उपज है, ये लकड़ी नहीं है, ये पेड़ की तरह लकड़ी नहीं है, वन उपज है। एक बड़ी बड़ी समझता मैंने। और करीब 1000 से ज़्यादा हेक्टेयर ज़मीन ये जो वन था उसमें इन लोगों को वन उपज के रूप में बांस का इस्तेमाल करने का अधिकार मिला। पता है 1000 हेक्टेयर इनके। अब इसका जब अधिकार जैसे मिला
तो ये पूरे गांव पंचायत को मिला, कोई व्यक्तिगत उनको नहीं मिला। यही सबसे बड़ी बात है कि उनके गांव पंचायत को जो उनका जो ग्राम पंचायत थी उसको उन्होंने ये अधिकार दिया कि एक कम्युनिटी, जिसको कहते हैं कि कम्युनिटी राइट, मतलब गांव पंचायत को ये वन का नियंत्रण मिल गया कि 1100 हेक्टेयर के वन का जो अधिकार है वो इन लोगों के अंदर रहेगा और ये लोग उसके वन उपज का इस्तेमाल अपने ढंग से करेंगे, उनकी अनुमति, उनके अधिकारियों के निर्देश पर नहीं। और अधिकारियों के निर्देश के से जब इनको मिल गया तो उन्होंने कहा कि हम अपने ढंग से इसको मांस का उपयोग करेंगे। और उसका वो आप करिश्मा देखिए क्या हुआ, जब वन उपज का इनके गांव पंचायत को अधिकार मिल गया तो उन्होंने उस बांस को, जो बांस वहाँ तैयार हो जाते हैं, तो 1100 हेक्टेयर में पूरी इनकी अपने हिसाब से ग्राम पंचायतें, और जो इनके गांव समाज सभा का निर्णय वो होता था भले, लेकिन वो जो सरकारी व्यवस्था थी वो तो ग्राम पंचायत थी, लेकिन ये लोग निर्णय लेते थे अपने ढंग से और ग्राम पंचायत भी उसी निर्णय को मानती थी। इसका असर ये हुआ कि इन्होंने उससे जो पहली बार जब अधिकार इनको मिला तो इन्होंने एक वन को, लकड़ियों को, बांस को काटा, डिपो बनाया और उससे अपने गांव में डिपो बनाया उसका, और 1 करोड़ रुपया उन्होंने एक साल में उन बांसों से कमाई की। 1 करोड़ रुपया। अब देख लिए आप कितना बड़ा करिश्मा ये गांव में हो गया। केवल गांव के लोगों ने अपना एक दृढ़ संकल्प किया, अपने अधिकारों की लड़ाई ली। और ये वन उपज जो है, ये संविधान में जब मैं 29 विभाग है आपको बता चुका हूँ, उसमें वन उपज एक विभाग है। 29 विभाग में वन उपज है कि वन उपज का कैसे ग्राम पंचायत इस्तेमाल करेंगे, वो पहले से एक विभाग है वन उपजों का। और वो वन उपज जब जैसे घोषित हुआ तो वन उपज के पंचायती व्यवस्था में है, ये उनको अधिकार मिला ही। तो 1 करोड़ रुपया जब उनको मिला तो 50 लाख रुपया तो उन्होंने अपने, इनके गांव में करीब करीब 400 लोग की जनजाति में 400 लोग हैं, और उन लोग 400 लोगों में उन्होंने अपना 50 लाख रुपया आपस में बांट दिया कि अपने जो भी उनकी व्यवस्था बनाई कैसे कैसे बांटा जाए। और 50 लाख रुपया उन्होंने फिक्स डिपॉजिट कर दिया। अब ये 50 लाख रुपया जो जमा किया, वो कहा इसे हम स्कूल, अपना सड़क और नाली और खड़ंजा और जो भी उनको अपना करना है और वो हम उसका करेंगे। अब इसका प्रभाव ये हुआ कि उनका अपना खुद का व्यापार हो गया गांव का, और खुद की आय हो गई। और खुद की आय से अब जब गांव के एक आदमी को रोजगार मिल गया, उनका अपना उद्योग चलने लगा, अपने जो उद्योग चला रहे थे, और गांव के विकास के लिए उनके पास खुद पैसे आने लगे। और जब ये पैसे आने लगे तो अपने गांव का विकास उन्होंने शुरू कर दिया। तो ये आप का नमूना, ये मेरा गांव का एक नमूना है। देख लीजिए कि किस तरह से गांव के लोगों को अगर अधिकार दे दिया जाए तो उस अधिकार से किस तरह से गांव की तरक्की वो कर सकते हैं। आखिर पहले भी था, वन को आपके हाथ, सरकार के हाथ में था। वो वन से वो 1 करोड़ रुपया तो मिलता ही नहीं होगा, वो तो आपने कितना मिलता होगा वो तो समझ लीजिए कि आप जानते ही हैं कि भ्रष्टाचार सरकार स्तर पे। तो गांव के लोगों को जब वो अधिकार मिला तो उन्होंने एक बांस को, अच्छा वो जानकार है, उनका ये भी कहना था कि हम लोग वन का जितना बेहतर ढंग से गांव के लोग वन का संरक्षण कर देंगे। ये अधिकारी तो मिल जाते हैं ठेकेदारों से और कटवा के बेच देते हैं चोरी से, ये भ्रष्टाचार करते रहते हैं। और हमेशा वन एक तरह से सबसे बड़ा अड्डा बन गया है भ्रष्टाचार का। और ये गलत ढंग से पेड़ और बांस काटे जाते हैं, और मिलके अगर 1 करोड़ का अगर यही गांव वाले अगर कटवाते बांस को तो ये मुश्किल से 10-20 वो विभाग वाले कटवाते तो 10-20 लाख रुपया से ज़्यादा सरकार को नहीं मिलता। अब सरकार को 10-20 लाख रुपया मिल जाता और दिखा देते कागजों में किस तरह चोरी, किस तरह से वो तो दिखाते हैं कि इतना सड़ गया, इतना खराब हो गया, इतना ये नहीं था, ये पपला था, वो कागज में बहुत दिखा के 10-20 लाख दिखा के वो अपना खत्म कर देते। लेकिन इन लोगों ने, गांव के लोगों ने ईमानदारी से सब काम किया। अब वो आज के दिन उनके पास 1100 हेक्टेयर वन है और वन उपज का वो अपना खुद इस्तेमाल करते हैं। और ये गांव जो है अपने उस पैसे से अपना सबको बांटते हैं और जो बचाते हैं, और बचा के गांव का निरंतर वो विकास कर रहे हैं।
और ये एक निरंतर विकास करने के बाद अब वो कहते हैं कि अब गांव में हम ही सरकार है और हम जैसे चलेंगे गांव को चलाएंगे। और इस व्यवस्था के, पंचायती राज व्यवस्था के होते हुए भी उन्होंने एक अपनी समानांतर व्यवस्था चलाई है। और चूंकि वो व्यवस्था बहुत लाभदायक साबित हुई, लोगों को लाभ मिल रहा है, तो इसीलिए किसी को अब उसमें आपत्ति भी नहीं हो सकती है। अब इसका ये हुआ कि अब वो एक मॉडल गांव बन गया है। आज देखिए दुनिया में ये बात चल रही है कि ये डेमोक्रेसी, जैसा मैंने शुरू में कहा, ये बहुत गंभीर बात मैं कहने जा रहा हूँ कि पूरी दुनिया में एक मॉडल ये बात चल रही है कि डिक्टेटरशिप, राजतंत्र फेल हुआ, डिक्टेटरशिप फेल हुआ, कम्युनिज्म फेल हुआ, और लोकतंत्र में भी एक इतनी खराबी आ गई कि बहुमत का जो तंत्र है उसमें हर आदमी को अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिलता है। एक बहुमत की मोनोपोली होती है, जैसे वो 51% लोग जो चाहेंगे वो होगा, 49% लोग जो चाहेंगे वो नहीं होगा। ये और इस तंत्र में हमेशा एक संघर्ष होता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, गिराने के लिए, एक हमेशा एक तंत्र में सहयोग होता है। ऐसे में मेरा गांव ने एक ऐसा मॉडल दिया, कि हम सब निर्णय एक बैठ के करेंगे। दूसरा है कि हम अपनी व्यवस्था को आर्थिक, देखिए उन्होंने क्या किया, अब जब सारे गांव के लोग, कितनी बातें, मैं एक बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ी सी गंभीर बात, इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ इसको, कि इससे कितनी चीज़ें एक साथ पैदा हुई। एक तो उन्होंने वहाँ अपने जो गौड़ समाज के लोग हैं, वो लोग, ऐसा नहीं है कि उसमें भी अलग अलग डिवीजन है, लेकिन सब में वो भी खत्म कर दिया, भेदभाव खत्म कर दिया। अब गौड़ समाज के लोगों ने एक काम तो ये किया कि कोई जो निर्णय आप लेंगे तो सब बराबर हो गए। एक तो बराबरी की अवधारणा हो गई कि सारे लोगों को एक मत से निर्णय लेना है, एक बराबरी की भावना हो। तो ये तो एक सामाजिक, आप देखिए सामाजिक स्वतंत्रता उनको मिली कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक होगा। उसके बाद आर्थिक रोजगार का क्या मिला कि सभी गांव के लोगों को वन उपज को लाके और सब उसके साथ अपने अपने ढंग से रोजगार करके आप आगे बढ़ रहे हैं। और उससे जो लाभ मिला, और जो ग्राम पंचायत ने जो लाभ कमाया, 1 करोड़ रुपया पैसा कमाया, उसमें उन्होंने सबको अपने अपने जरूरत की जो भी हिस्सादारी उनकी रही होगी उसको उन्होंने सबको में बांटा। तो उनका आर्थिक व्यवस्था देखिए सुधरा, तो सामाजिक व्यवस्था में सुधार हुआ, आर्थिक व्यवस्था में सुधार हुआ और रोजगार में सुधार हुआ। चौथी बात हुई कि गांव में ये भी नहीं है कि किसी को थोपना, क्योंकि एक विरोधी का नेता उन्होंने रखा है, वो सारी बात उनके सामने वो रख देता है। और सब उसके बाद ग्रामीण विकास की बात देखी। अब उनके पास जब पैसा 50, एक बार उदाहरण दिया मैंने, 50 लाख आया, तो निरंतर वो गांव के आर्थिक विकास के बारे में निरंतर वो कुछ न कुछ करते रहेंगे। तो एक समय आएगा कि उनके आर्थिक विकास का भी स्तर बहुत ऊंचे स्तर तक गाँव पहुँच जाएगा, और ये होगा कि उस गांव में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। और ये गांव में सबसे बड़ी बात आ जाएगी कि न कोई संघर्ष रहेगा, न कोई विवाद रहेगा, आर्थिक संपन्नता रहेगी। और ये दुनिया के लिए एक देखने को होगा कि एक मॉडल है कि ऐसे भी व्यवस्था चल सकती है। तो ये आपस में उन लोगों ने ये जो मॉडल दिया है, ये भारत का निश्चित रूप से ये प्राचीन मॉडल रहा, लेकिन सब लोग ख़त्म हो चुका था, उसको उन्होंने पुनर्जीवित किया। और इसके साथ साथ उन्होंने जो अपनी जो संस्कृति थी, जो गौड़ समाज की जो संस्कृति थी, उसको भी उन्होंने तमाम पुनर्जीवित किया। और एक तो सबसे बड़ी उनकी संस्कृति ये है कि ये जो अनौपचारिक शिक्षा के रूप में वो जो गांव के परिवार चलाने के लिए और गांव चलाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत है पहले उसकी शिक्षा देते हैं। कहते हैं कि ठीक है, ये जो मॉडर्न शिक्षा तो आपको लेना है ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये शिक्षा भी देना है। और ये उनके संस्कृति की एक ज़रूरत थी, ताकि इन चीज़ों को आप जानिए। तो शिक्षा का अंग भाग में उन्होंने एक अपनी उस सांस्कृतिक जो व्यवस्था है उसकी भी शिक्षा देते हैं। तो अपने संस्कृति को, अपने लोक नृत्य को और इन चीज़ों को वो अपना बढ़ावा देते हैं। और चूँकि उनके पास खुद का पैसा है, अपने ढंग से निर्णय लेते हैं और उन चीज़ों को करते हैं। उन्होंने किसी से परमिशन तो लेना नहीं है, किसी सरकार के अधिकारी और कर्मचारी से परमिशन नहीं लेना, किसी नेता के पास नहीं जाना, तो इसीलिए उनको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। यही बात मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि जिस दिन गांव को 29 विभाग का अधिकार मिलेगा, गांव के लोग अपने ढंग से उस गांव को विकसित करेंगे
हर गांव का एक अपनी संस्कृति है, हर गांव की एक अपनी ज़रूरत है, हर गांव का एक अपना दृष्टिकोण है, हर गांव के लोगों का अलग अलग समझ है। अगर आप गांव के लोगों को इस तरह से आप अधिकृत कर दीजिए, उनको अधिकार दे दीजिए, तो देखिए गांव को कहाँ से कहाँ उसको सभ्यता को भी बढ़ाएंगे, संस्कृति को भी बढ़ाएंगे, सामाजिकता को भी बढ़ाएंगे, लोगों को आज़ादी भी मिलेगी और लोग उनका पूर्ण विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा, जिसको कि हम कहते हैं कि गांव स्वर्ग बन जाएंगे। तो अब ये आज ये मेढ़ा लेखा ने एक हमारे लिए मॉडल, जो मैं इतने दिनों से कह रहा हूँ, गाँव सरकार उसका मॉडल एक दुनिया के सामने रख दिया। और लोग जाते हैं, देखने के जाते हैं कि भाई कैसे यहाँ हो गया। वहाँ जाकर लोग समझ रहे हैं कि कैसे एक नया वैकल्पिक प्रशासन की व्यवस्था, जो दुनिया के लोग कह रहे हैं भाई लोकतंत्र के बाद कौन सी व्यवस्था हम ला पाएंगे, तो उस व्यवस्था को उन्होंने एक छोटे ही रूप में गाँव स्तर पर तो उन्होंने एक साबित करके दिखाई दिया कि ऐसी व्यवस्था लागू हो सकती है। तो इसी के साथ एक बार फिर नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद साथी।